सोरेन ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, अस्पतालों में बनाए जा रहे हैं पीआईसीयू वार्ड। और राज्य भर में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक हल्के से भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अरविंद। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश सुनते हैं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या हर भारतीय के लिए सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। अयोध्या का विकास ऐसा होना चाहिए जिससे वह हमारी परंपराओं और विकास को ठीक ढंग से परिलक्षित कर सके। उन्होंने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक महत्व रखने के साथ साथ विशिष्ट भी है। ऐसे में भविष्य में इसकी आधारभूत संरचना में मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बैठक में अयोध्या के विकास को लेकर नए मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक 38 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी हुआ है। हालांकि मिल्क स्टोर को खोलने की छूट रहेगी। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान यात्री वाहनों का परिचालन भी बंद रखा गया है। लॉकडाउन शुरू होते ही राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार गश्त की जा रही है, जबकि कई स्थानों पर विशेष चेकिंग की जा रही है ताकि अनावश्यक रूप से लोगों के आवागमन पर अंकुश लग सके। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 48,698 नए मामले सामने आए हैं। और देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 48,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,95,565 रह गई है। वहीं 64,818 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,91,93,000 से अधिक हो गई है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.72% हो गया है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.97% दर्ज किया गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.79% है, जो लगातार 19 दिनों से 5% से कम बना हुआ है। देश में लगातार 44वें दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। वहीं देश में कोरोना की जांच की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। अब तक 40 करोड़ 18 लाख सैंपल्स की पूरे देश भर में जांच हुई है। इधर झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर अब काबू में आती नजर आ रही है। संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 133 नए मामले सामने आए हैं और 172 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। इस प्रकार राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,38,870 तक पहुंच गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,184 रह गई है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.17% हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों के अनुकूल पीआईसीयू वार्ड बनाने का निर्देश दिया है।
तथा सभी जिलों में बाल चिकित्सा गहन इकाई की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित मरीजों को उनके गांव के समीप बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है और बच्चों की चिकित्सा के लिए वेंटिलेटर सहित आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह ने आज वैश्विक महामारी कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिदिन 14,000 टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिना मास्क पहनकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश जारी किया गया है। पर्यटन एवं खेल मंत्री हफीजुल हसन ने आज देवघर जिले के जिम संचालकों से मुलाकात की और जिम खोलने से संबंधित मांग पत्र उन्हें सौंपा। इस मौके पर जिम संचालक गौरव शांडिल्य ने कहा कि पिछले 15 महीनों से जिम बंद होने के कारण जिम संचालकों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। मंत्री हफीजुल हसन ने जिम संचालकों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक 31 करोड़ 50 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 31 करोड़ 50 लाख 45 हजार से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 61 लाख 19 हजार से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के अधिकांश जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण हो सके। इधर राजधानी रांची के सदर अस्पताल में भी टीका लेने वालों की भीड़ देखी जा रही है। इसमें अधिकांश 18 से अधिक आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। टीका लेने के बाद युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। उनका मानना है कि कोरोना से महामारी से बचाव के लिए टीका सर्वोत्तम उपाय है। कोई परेशानी नहीं और अभी आधा घंटा से ज़्यादा हो गया मैं इसमें लगाया हूँ सेकंड डोज, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो नहीं लगाए हैं फर्स्ट डोज पहले लगवाइए और जब लगवा लिया सेकंड डोज लगवाइए। मैं सदर अस्पताल में फर्स्ट डोज भी लगाया, सेकंड डोज भी लगा के आधा घंटा हो गया, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। कोडरमा के उपायुक्त के निर्देश पर जिले में 100% लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सिलसिले में आज जिले के डोमचांच प्रखंड के जियोराइडी के बिरहोर टोले में आदिम जनजाति बिरहोर आदिवासियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें आवश्यक स्वास्थ्य जांच के साथ साथ बिरहोर समुदाय के लोगों को कोविड का टीका भी लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सवेरे 11 बजे से दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 जून सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य के विभिन्न इलाकों में इन दिनों मानसून सक्रिय है। 1 जून से 24 जून तक हुई वर्षा पर अगर गौर करें तो अब तक यहां औसत से 73% अधिक बारिश देखने को मिली है। सबसे ज्यादा बारिश जामताड़ा जिले में हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 30 जून तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
जबकि कई जिलों में वज्रपात की भी संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। इस अवसर पर आज उन लोगों की सराहना की जाती है जो समाज से इस समस्या को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए किया गया इस तरह का हर प्रयास बेहद मायने रखता है। उन्होंने कहा कि नशा जीवन में अंधकार, विनाश और तबाही लाता है। मैं जानता हूं ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा, एक बुराइयों वाला एक 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। गढ़वा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती किसानी के गुर सिखाए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाएं भी किसानों को मुहैया कराई जा रही है। कृषि विशेषज्ञों से तकनीक का ज्ञान प्राप्त कर क्षेत्र के किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। यह है गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड क्षेत्र का गोंद गांव। यहाँ के किसान कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा से जुड़कर अपने खेतों में उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इस कार्य में महिला किसान भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। देलक तो खेती कैले ही बेचल ही से मतलब कीमत तेल हर चीज चल रहा है। यहाँ सब समय समय पर तोड़ते हैं, बेचते हैं। 500-600 महीने इसने के लगभग मिलता है, इसलिए घर चलता है। और हर समय साहेब आवलन देखते हैं, सब वही है का, यही से घर चलता है। वैज्ञानिक तरीके से खेती कर गांव के शिवनाथ को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। वे खेती किसानी के अलावा मधुमक्खी और मछली पालन से भी अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। उनका पुत्र भी पढ़ाई के साथ साथ इसमें सहयोग करता है। साल में 4-5 लाख रुपया कमा जाते हैं। इसमें घर में मधु पालन करते हैं, भैंस भी रखे हैं, गाय भी है और बकरी भी पालन करते हैं और साग सब्जी की खेती करते हैं। इससे मने बढ़िया आमदनी हो जाता है। पापा है ना, पापा के साथ हम काम में भी हाथ बढ़ाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक अशोक कुमार बताते हैं कि एक साल में लगभग 2500 किसानों को खेती किसानी की नई तकनीक से अवगत कराया गया है। इसके साथ ही किसानों को सरकारी योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। लगभग प्रति वर्ष हम लोग 2500 के आसपास में किसानों को प्रशिक्षित करते हैं और जो नवोन्मेष कृषक होते हैं, जो अग्रणी कृषक होते हैं, वो ज्यादा लाभ उठा पा रहे हैं। गढ़वा जिले में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए हैं। इन प्रयासों से किसान आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरक की भूमिका भी निभा रहे हैं। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में आज वर्चुअल तरीके से मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि लोक अदालत लोगों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। लोक अदालत में कुल 14 वादों का निष्पादन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने केंद्र सरकार से भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन यानी एचईसी को बचाने के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की है। श्री सहाय ने आज राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एचईसी कई कारखानों की जननी रही है। इस मौके पर विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद थे। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और सेल के बोकारो स्टील प्रबंधन के बीच कल 20 एकड़ जमीन के लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
रांची के बाद अब झारखंड की बोकारो में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यह स्टेडियम बालीडीह में बोकारो रांची हाईवे पर बनाया जाएगा। बोकारो निदेशक प्रभारी अमलेंदु प्रकाश ने बताया कि बोकारो के लिए यह एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम के बनने से बोकारो के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिसका लाभ जिंदगी के हर क्षेत्र में होता है, हर संस्थान को होता है, हर व्यक्ति को होता है। आदमी को कॉम्पिटिटिवनेस, आदमी को टीम स्पिरिट बढ़ती है, आपको एक हेल्थ बनाने में मदद मिलती है। अभी हमने अपने पैंडेमिक में देखा कोरोना में कि हेल्थ का सही रखना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स की हर एक्टिविटी आदमी की जिंदगी को हमेशा इफेक्ट करती है। बीसीसीआई के पूर्व सचिव डॉक्टर अमिताभ चौधरी ने कहा कि जिस तरह से रांची में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, बोकारो में भी उसी तरह का स्टेडियम बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के अनुसार जो यहाँ सुविधा होनी चाहिए वह सारी व्यवस्था यहाँ की जाएगी। फिर मैंने कहा ना, जैसे पहले रांची में जो हुआ है या पहले हम लोग जो काम किया है उसी अनुसार होगा ना, तो एक अंदाजा लगा लें। डेट कैसे बता दूं मैं? जमीन हस्तांतरित करने से पहले कानूनी प्रक्रिया सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएगी। यहां एयरपोर्ट की भी सुविधा होगी ताकि खिलाड़ियों और बाहर से मैच देखने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। देवघर पुलिस ने जसडीह थाना क्षेत्र से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने अभी बताया कि झारखंड के साथ साथ बिहार के बांका जिले में भी बाइक लूट की घटनाओं में इन अपराधियों की संलिप्तता रही है। चांस तो नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोग को बुला लीजिए फोटोग्राफी में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, घटना में जो भी 5 एक्यूज्ड थे और घटना में जो मोटरसाइकिल की लूट हुई थी उसकी हम लोग बरामदगी किए हैं। 5 एक्यूज्ड को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। उन एक्यूज्ड के खोजबीन के क्रम में, जांच के क्रम में उनके पास से एक आर्म्स मिला है, देसी कट्टा मिला है और 5 कार्टिज मिला है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? देवघर। गढ़वा जिले के बरगढ़ प्रखंड अंतर्गत बरकोल गांव के समीप जंगल में कल शाम एक भालू के हमले में 2 भाइयों सहित 3 ग्रामीणों की मौत हो गई और एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। इस घटना से आसपास के गांव में हिंसक भालू को लेकर काफी दहशत है। समय चार्ज करवा के जा रहा था 7 बजे के आसपास शाम में, और उसी समय भाल हमला किया तो और एक आया बचाने, तो उसको भी हमला किया तो वो भी वहीं रह गया। तीसरा का बार कमलेश आया बचाने, तो उसको तो झिलझाल करके तो किसी छटक के भाग गया। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिससे कि लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई पर इसका विपरीत असर ना पड़े। इसी के साथ ही बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस में मजा आने लगा है। उन्हें टीचर्स द्वारा प्रोजेक्ट भी दिए जा रहे हैं, साथ ही उन्हें रचनात्मक कार्यों से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस जहां बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, वहीं इसके कुछ नुकसान भी सामने आ रहे हैं। बच्चों को कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़ रहा है एवं आने जाने का समय बच रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे घर में स्कूल जैसा वातावरण नहीं मिलने से स्ट्रेस में हैं। अच्छी चल रही है, लेकिन इतना मजा नहीं आता जितना हमें स्कूल में पढ़ने में मजा आता था। बहुत 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 मजा आता था स्कूल में, और बहुत ज्यादा मिस भी करती हूँ। मैं अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ। मेरे को स्कूल में बहुत मजा आता था खेलने में। जब हमारे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे टीचर के नेटवर्क में प्रॉब्लम, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम, टीचर की आवाज़ नहीं आ रही, टीचर को हमारी आवाज़ नहीं आ रही। ऑनलाइन क्लास करने में मेरी बहुत दिक्कत होती है, और क्या है कि
यहाँ पे नेटवर्क कभी चल जाता, कभी ये चल जाता, इंटरनेट चल जाता, कभी ये चल जाता। घर में क्लास करना पड़ता है, हम लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, 1-1.5 साल हो गए। ऑफलाइन क्लासेस में ये होती है कि हम लोग को बीच में ब्रेक मिलता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और टीचर का ना वॉइस ब्रेक ना कुछ, वो हमारे सामने कह सकते हैं, जो भी उनको कहना होता है वो ब्लैक बोर्ड में लिख सकती हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि माता पिता को चाहिए कि अधिक से अधिक समय अपने बच्चों को दें। बच्चों में सकारात्मक भाव बना रहे, इसलिए लॉकडाउन के जल्द समाप्त होने की बात कहकर उन्हें समझाएं। ऑनलाइन स्कूलिंग करने के लिए बहुत एक्नॉलेजमेंट या शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि ये मोडालिटी इजी नहीं है। ऑनलाइन स्कूलिंग इजी नहीं है, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, बट बच्चे फिर भी कर रहे हैं घर में ही बैठे हुए। तो प्लीज अपने बच्चों को एक्नॉलेज करिए, ज्यादा प्रेशराइज ना करें। जब शुरुआत में स्कूल बंद हुए तब ना तो यह पता था कि कैसे पढ़ाना है और न ही स्कूलों के पास संसाधन थे। शिक्षक भी ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन आज इन समस्याओं से पार पाने का प्रयास संस्थान का प्रबंधन कर पाने में सक्षम हो पा रहा है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। रांची की एक महिला ने वैश्विक महामारी की इस आपदा को अवसर में बदलकर अपने लड़खड़ाते परिवार को सहारा दिया। महज 10,000 की मामूली पूंजी से उन्होंने गारमेंट्स का अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर लिया। वैश्विक महामारी कोरोना ने कईयों के हाथों का रोजगार छीन लिया। यहाँ तक कि लोगों के लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल का परिचय देकर इस आपदा को बदलकर समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। खासकर महिलाएं इसमें पुरुषों से भी 2 कदम आगे रही हैं। ऐसी ही एक महिला हैं रांची की सुनीता पांडे। दरअसल उनके पति का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जो लॉकडाउन की वजह से बीते 1 वर्ष से बंद है। घर में जब पैसे की तंगी होने लगी तो उन्होंने घर से ही गारमेंट्स का बिजनेस करने की ठानी। महज 10,000 की पूंजी से उन्होंने यह व्यापार शुरू किया और आज उनका टर्नओवर लाखों में है। अब इसी को आगे बढ़ाने का उन्होंने मन बना लिया है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हमारे हस्बैंड हैं और वो परिस्थिति इतनी खराब हो गई गाड़ी नहीं चलने की वजह से, जिस वजह से मेरे दिमाग में ये आया कि चलो मैं ही कुछ करती हूँ। कुछ सेविंग्स मनी की वजह से मैंने इसको शुरुआत की। 10,000 से मैंने इसको शुरू किया था और आज जो है पहुँच गई हूँ अच्छे खासे अमाउंट पे। सुनीता का पूरा व्यापार सोशल मीडिया पर आधारित है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए वे अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार भी करती हैं और ग्राहकों से संपर्क भी साधती हैं। वे अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा भी देती हैं और इसमें उनकी मदद उनके पति और बड़ी बेटी करती हैं। थोड़ा बहुत पूंजी से शुरू की, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाई और अब थोड़ा चलने लगा है। तो मम्मी के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहना ही पड़ता है, बड़ी बेटी है घर की। परिवार एक बैलगाड़ी की तरह है। पति और पत्नी इसके 2 पहिए हैं। दोनों के तालमेल से ही परिवार की गाड़ी आगे बढ़ती है। इस विषम परिस्थिति में सुनीता ने जिस तरह अपने परिवार को संबल प्रदान किया, वह काबिले तारीफ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। चास नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में आज उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में वरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई और नोडल पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर चुनाव से जुड़े विभिन्न कोषांगों का भी गठन किया गया। आस्था पर भारी महामारी को देखते हुए डाक विभाग ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ का प्रसाद घर घर तक पहुंचाएगा। जहां वरिष्ठ डाक अधीक्षक विमल किशोर ने देवघर में इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि श्री वैद्यनाथ प्रसादम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से घरों तक इसे पहुंचाएगी। श्री वैद्यनाथ प्रसादम के नाम से ये सेवा शुरू की गई है। जो भक्तजन यहाँ के प्रसाद को दूर बैठे भारत के किसी कोने में प्राप्त करना चाहते हैं तो मनी ऑर्डर के माध्यम से यहाँ डाकपाल भी देवघर को ये रकम भेज सकते हैं। उसके एवज में यहाँ से जिससे करार हुआ है पंचमुखी इससे प्रसाद के लिए, उनसे प्रसाद प्राप्त करके डाक विभाग स्पीड पोस्ट के द्वारा जो
रकम भेजी गई है, उसके एवज में उनको यहाँ से प्रसाद भेजा जाएगा। जंगलों में पानी और खाद्य पदार्थों के संवर्धन को लेकर केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया है। झारखंड समेत देश के 26 राज्यों में यह सर्वे कराया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल झारखंड समेत 10 राज्यों के लिए डीपीआर लॉन्च किया। ये सर्वे देश के 26 राज्यों के वन क्षेत्रों में किया। पहली बार केंद्र सरकार ने इस तरह के विस्तृत सर्वे के लिए धनराशि भी खर्च की है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में इस सर्वे के आधार पर 10 राज्यों के लिए डीपीआर लॉन्च किया। जंगल में पानी और खाद्यान्न की भरमार हो और ज्यादा उपज हो, ज्यादा पानी मिले, ज्यादा पानी जमीन में जाए, इसके लिए जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वैसे करने का निर्णय हमने किया और केंद्र सरकार ने अपने कैंपा फंड से 26 राज्यों का एक नए तकनीक लाइडर सर्वे के माध्यम से 26 जंगलों का सर्वे किया। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबसे अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। समाचारों के अंत में हेडलाइन पुनः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या की विकास योजना पर की समीक्षा बैठक। अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर भी चर्चा। राज्य में 38 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन शुरू। कोविड संक्रमण की दर में लगातार गिरावट। रिकवरी दर 98.17%। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। अस्पतालों में बनाए जा रहे पीआईसीयू वार्ड। और राज्यभर में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह के लिए हल्के से भारी बारिश के आसार। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। सरकार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है।
तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी